भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, चैप्टर है सरल रेखा में गति पढ़ाएंगे। तो पहले कुछ चीजें हम बता दें कि आखिर गति के बारे में बता दें कि इस पूरे पाठ की प्रस्तावना को हम बता देते हैं। तो आपको बता दें कि ब्रह्मांड में प्रत्येक जो वस्तु होती है वो गतिशील है। अर्थात यदि हम प्रातः काल से लेके रात्रि काल की बात करें तो सारी वस्तुएं हमें गति करती हुई नजर आती है, चाहे वो पक्षियों का चहकना हुआ या पक्षियों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना हुआ, या हम सभी ब्रह्मांड के इंसानों की बात करते हैं, व्यक्तियों की बात करते हैं, तो वो भी आपको चलायमान दिखाई देते हैं, हर समय मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। तो हम इन सब चैप्टर में आखिर ये सब गति के कारण ही है। गति जहां भी यदि कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है तो वहां पे गति का ही प्रयोग हुआ है। तो हम इस चैप्टर में इससे जुड़ी हुई बातों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यांत्रिकी को समझते हैं। यांत्रिकी क्या होता है? यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है, उसे यांत्रिकी कहते हैं। ये मुख्यतया 3 भागों में विभाजित की जाती है। पहली है स्थिति विज्ञान, दूसरी है गति विज्ञान, तीसरी है शुद्ध गतिकी। तो स्थिति विज्ञान की परिभाषा में हम लोग आते हैं, तो इसकी परिभाषा आती है यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बाह्य बलों के अधीन साम्यावस्था में वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, इसे स्थैतिकी भी कहते हैं। अर्थात वस्तुओं की स्थिति के कारण जो वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग स्थिति विज्ञान कहते हैं। दूसरी बात आती है गति विज्ञान। तो इसकी परिभाषा होती है यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गति के उत्तरदायी बलों को ध्यान में रखते हुए वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है, इसे गति विज्ञान कहते हैं। तीसरी बात है शुद्ध गतिकी। तो इसकी परिभाषा है यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गति के लिए उत्तरदायी कारकों पर विचार किए बिना वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाए तो उसे शुद्ध गतिकी कहते हैं। ये कुछ स्टार्टिंग के चीजें थी, स्टार्टिंग की बातें थी जिसको हम लोगों को ध्यान में होना चाहिए। वैसे आप सबने इसको पहले भी पढ़ा होगा, फिर भी हमने इसको आपको बता के जिससे कि आगे की रूपरेखा में दिक्कत ना आए, आगे की समस्याओं में दिक्कत ना आए, इसलिए बताया है। आगे बढ़ते हैं। अब तो आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है निर्देश तंत्र क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसके बारे में आपको बता दें। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपने घड़ी देखा होगा। घड़ी में क्या होता है कि लगातार सुइयां घूमती रहती हैं एक वृत्ताकार पथ में। तो निर्देश तंत्र की परिभाषा निकल के क्या आती है वो देखिए, एक ऐसा बिंदु जिसमें अक्षों के एक सेट तथा उससे संबद्ध घड़ी का निकाय, उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। कैसे इसको देखते हैं। जैसे अक्षों के निकाय की बात करें तो अक्षों को निकाय कौन कौन कैसे होते हैं। मान लीजिए ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है मान लीजिए, और इसको हमने वाई अक्ष कह दिया और इसको हम जेड एक्स। कोई भी एक एक्सिस ले सकते हैं, इसको भी वाई ले सकते हैं, इसको एक्स ले सकते हैं, इसको मतलब कुछ भी ले सकते हैं। तो इनका ये पूरा का पूरा एक ऐसा बिंदु है कि जहां पर ये पूरे अक्षों का एक समूह है, मतलब सेट है, समुच्चय है, तथा उससे संबद्ध, ये देखिए पूरा एक घड़ी का निकाय बन जा रहा है। मतलब एक पूरा सर्कुलेशन मोशन दिखाई दे रहा है आपको। तो ये जो पूरी बात निकल के आती है कि एक संदर्भ बिंदु जिसमें अक्षों का एक सेट तथा उससे संबद्ध एक घड़ी का निकाय है, उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। ये मुख्यतया 2 प्रकार का होता है। पहला होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, दूसरा होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जैसा कि परिभाषा से पता चल रहा है
जैसा कि ऊपर हमने परिभाषा बताई निर्देश तंत्र की, उससे कुछ जुड़ा हुआ दोनों इसके प्रकार हैं। तो पहला, जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है? जब हम जड़त्व की बात करते हैं तो एक चीज ध्यान में आता है कि यह न्यूटन के गति विषयक नियम में आता है। तो न्यूटन के गति विषयक नियम में आता है। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र की परिभाषा आती है कि वे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन किया जाता है, पालन होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो जैसे आमतौर पे हम लोग क्या देखते हैं, इसका सीधा उदाहरण ये भी हम कह सकते हैं कि पृथ्वी से संबद्ध जितने भी निर्देश तंत्र होते हैं वह जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं। अर्थात पृथ्वी में न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन होता है, ये आप सबको पता भी है। दूसरी बात आती है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसकी परिभाषा क्या होगी? बिल्कुल जड़त्वीय निर्देश तंत्र की तरह अजड़त्वीय की परिभाषा क्या निकल के आती है? ये इन दोनों में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन जैसा दिखाई दे रहा है, वैसे ही इसकी परिभाषा में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन होगा। इसकी परिभाषा निकल के आती है कि वे निर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन नहीं करते हैं उसे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। अर्थात जो नियमों का पालन करते हैं उन्हें जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं और जो नियमों का पालन नहीं करते हैं उसे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा? जब आप कभी भी वृत्ताकार मार्ग में गति करते हैं, तो वृत्ताकार मार्ग में गति करते हैं तो लगातार जब कभी भी, या ऐसे कह सकते हैं कि आप जब कभी किसी भी मोड़ से मुड़िए, किनारों से मुड़िए, तो वहां पे क्या होता है कि केंद्र से बाहर की ओर हमें कुछ बल दिखाई देता है। अर्थात वहां पे न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन नहीं होता है। तो जहां पे न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन नहीं होगा वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। आपको यह जो सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा आमतौर पे सर्कस में दिखाई जाती है कि कोई भी सर्कुलर पाथ में मोटरसाइकिल या फोर व्हीलर चलती रहती है, जैसे चार पहिया गाड़ी चलती जा रही है तो हमें बाहर की तरफ, केंद्र से बाहर की तरफ एक बल का अनुभव होता है। तो वहां न्यूटन के गति विषयक नियम पालन नहीं होता है। तो अर्थात इसके उदाहरण में सर्कुलर पाथ में गति करते हुआ कोई भी कार या कोई गाड़ी है जो केंद्र से बाहर की ओर एक बल का अनुभव होता है, ये यहाँ पे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का उदाहरण है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है विरामावस्था और गतिकीय अवस्था क्या होती है। तो विरामावस्था और गतिकीय अवस्था भी आपने पढ़ा होगा। इसकी परिभाषा होती है कि जब किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ परिवर्तन ना हो उसे विरामावस्था कहते हैं। जैसे ये आपको सामने एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, ये समय के सापेक्ष इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, अर्थात यह मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो यह एक जगह पर स्थिर है, तो हम ये कह सकते हैं यह विरामावस्था में है। तो इसकी परिभाषा निकल के आती है कि जब किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ परिवर्तन ना हो तो उसे विरामावस्था कहते हैं। अर्थात इसकी परिभाषा, इसका उदाहरण आ जाएगा कि दीवार में टंगा हुआ व्हाइट बोर्ड या फिर फर्श में रखी मेज, फर्श में रखी मेज भी इसका उदाहरण है कि आप देखते हैं कि मेज समय के साथ साथ इसमें निश्चित बिंदु के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि यह विरामावस्था में है। इस तरीके से आ जाता है नेक्स्ट बात, गतिकीय अवस्था। तो गतिकीय अवस्था क्या होता है? तो गतिकीय अवस्था होती है, इसकी परिभाषा क्या निकल के आती है? तो गतिकीय अवस्था की परिभाषा आती है, बिल्कुल आप देखेंगे इससे जुड़ा मिलता हुआ ही परिभाषा बताएंगे, थोड़ा सा चेंजमेंट रहेगा। तो क्या चेंजमेंट रहेगा? तो इसकी परिभाषा निकल के आती है गतिकीय अवस्था की कि जब किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ परिवर्तन हो तो उसे गतिकीय अवस्था कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा हवाई जहाज, हवाई जहाज की स्थिति आप देखते हैं कि एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष यदि बात किया जाए या
समय के साथ साथ बात किया जाए तो समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन होता है। मतलब यदि हवाई जहाज एक स्थान पर है, सबसे पहले मान लीजिए ए बिंदु पर है, सपोज करिए यहाँ पर है ए बिंदु पर, तो आप देखते हैं कि हवाई जहाज ए बिंदु से कहाँ पहुंच जाता है, बी बिंदु से बी बिंदु पर पहुंच जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसमें किसी ना किसी प्रकार की गति है, अर्थात एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मूवमेंट हो रहा है। तो इसकी परिभाषा गति की अवस्था किया जाती है कि जब किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ परिवर्तन हो तो उसे गति की अवस्था कहते हैं। तो इसके बाद आ जाता है गति के प्रकार। गति के प्रकार क्या होते हैं? तो गति के प्रकार 3 प्रकार से मुख्यतः गति के प्रकार होते हैं। चलिए गति के प्रकार कौन कौन से हैं? तो आपको बताया था गति के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला रेखीय या स्थानांतरीय गति, दूसरा घूर्णन या वृत्तीय गति, तीसरा दोलनी या कंपनीय गति। इन सबके उदाहरण भी हमने लिखे हैं, लेकिन हम लोग परिभाषा भी देखते हैं, परिभाषा भी समझते हैं और एक एक बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से समझते हैं। इसका हमने उदाहरण भी लिखा है, सीधी पटरी में चलती ट्रेन की गति। दूसरा लिखा है घूर्णन या वृत्तीय गति में पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति। तीसरा लिखा है सरल लोलक की गति। तो सबसे पहली परिभाषा आ जाती है स्थानांतरीय गति क्या होती है। तो स्थानांतरीय गति की परिभाषा होती है कि जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करता है कि उसके सभी कण एक साथ समांतर एवं सरल रेखा के पथ में समान समय में समान दूरी तय करता है, तो उसे स्थानांतरीय गति कहते हैं। अर्थात सीधी पटरी से चलती ट्रेन की जो गति होगी वो स्थानांतरीय गति में आएगी। अगली बात आ जाती है रेखीय गति क्या होती है। रेखीय गति की परिभाषा क्या निकल के आती है? तो इसकी परिभाषा निकल के आती है कि इस प्रकार की गति जो सरल रेखा के पथ पर हो उसे रेखीय गति कहते हैं। तो आपने देखा ना स्थानांतरीय गति की परिभाषा, आपने देखा रेखीय गति की परिभाषा। अब आपको हम बताने जा रहे हैं घूर्णन गति की परिभाषा। घूर्णन गति की परिभाषा है कि जब कोई पिंड इस प्रकार गति करे कि उसके सभी कण वृत्ताकार पथ पर गति करें तथा सभी कणों के वृत्तीय पथों के केंद्र एक ही रेखा में हो तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। अर्थात घूर्णन गति की परिभाषा फिर से सुनिए कि जब कोई पिंड इस प्रकार की गति करे कि उसके सभी कण वृत्ताकार पथ पर गति करें तथा सभी कण वृत्ताकार पथ पर गति करने के साथ साथ उनके वृत्ताकार पथों के जो केंद्र होंगे वो एक निश्चित रेखा में हो तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। इसके बाद आ जाती है वृत्तीय गति की परिभाषा। तो वृत्तीय गति क्या होता है कि इस प्रकार की गति जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग में गति करे तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर आपने देखा होगा कि निश्चित एक पथ पे गति करती है, तो निश्चित पथ पर गति करती है और वृत्ताकार मार्ग में गति करती है। तो यहाँ पे पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर जो गति होती है वह वृत्तीय गति होती है, या हम ये कह सकते हैं घूर्णन गति भी होती है। इसके बाद आ जाती है दोलनी गति। दोलनी गति क्या होता है कि आपको सरल लोलक बता दें कि मान लीजिए ये कोई दृढ़ पिंड है, ये कोई दृढ़ पिंड है, इसको देख लीजिए यहाँ पे कोई दृढ़ पिंड है, इससे कोई धागा लटकाया गया और ये एक लोलक है। मतलब हमने एक सॉलिड जो सर्कुलर पाथ होता है, सर्कुलर गोली होता है, उसको हमने एक रस्सी के माध्यम से लटका रखा है। तो उसको यदि हम माध्य स्थिति मतलब ये एक निश्चित जो सीधी एक रेखा है ये माध्य स्थिति है, तो माध्य स्थिति के इधर उधर यदि गति करे तो हम इसकी परिभाषा कह सकते हैं दोलनी गति की कि इस प्रकार की किसी पिंड की इस प्रकार की गति जो अपने
माध्य स्थिति के दोनों ओर इधर उधर गति करे, या हम कह सकते हैं इसी को ऊपर नीचे आवर्ती गति करे, तो इसे दोलिनी गति कहते हैं। तो इसकी परिभाषा निकल के क्या आएगी कि जब कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या ऊपर नीचे आवर्ती गति करे तो इसे दोलिनी गति कहते हैं। जैसे सरल लोलक की गति, तो आपने देखा होगा पेंडुलम, जब भी कभी भी आप घड़ी में पेंडुलम यदि बना रहता है, या फिर आपने पेंडुलम को ज्यादातर घड़ी में ही देखा होगा, या फिर कभी किसी धागे से लटकाकर गोल, आप कह सकते हैं कि एक लोलक होता है, उसको यदि इधर उधर गति कराते हैं, माध्य स्थिति की इधर उधर गति कराते हैं, तो इस प्रकार के सरल लोलक में की गति होती है, ज्यादातर घड़ी में दिखाई देता है, आप प्रैक्टिकल के तौर पे घड़ी में देख सकते हैं। इसके बाद आ जाती है कंपनीय गति क्या होती है। ये कंपनीय गति क्या होती है, तो कंपनीय गति की परिभाषा होती है यदि दोलनी गति में दोलनों का जो आयाम है वो यदि अत्यंत सूक्ष्म हो तो उसे कंपनीय गति कहते हैं। कंपन करना, आपने देखा वाइब्रेशन में जब कभी फोन की बात करते हैं तो फोन वाइब्रेट करता है, मतलब धीरे धीरे गति करता है, सूक्ष्म रूप से गति करता है। मोबाइल, जब आप देखेंगे कि मोबाइल वाइब्रेट जो है उसकी जो स्पीड, आप वाइब्रेशन देखते हैं तो वाइब्रेशन बहुत थोड़ा थोड़ा होता है, तो वाइब्रेशन से ही समझ सकते हैं कंपनी गति क्या होता है। तो हम ये कह सकते हैं जब किसी दोलन गति में जो दोलनों का आयाम होता है वह अत्यंत सूक्ष्म हो तो उसे कंपनीय गति कहते हैं। अब इसके बाद में आ जाता है एक विमी, द्विविमी, त्रिविमी गति क्या होती है। तो एक विमी का मतलब एक एक्सिस में जो गति हो, द्विविमी का मतलब द्वि एक्सिस में हो, त्रिविमी का मतलब क्या है, तीनों एक्सिस में हो। तो इसकी परिभाषा क्या निकल के आती है उसको हम बता रहे हैं। तो आपको बताएं एक विमी गति, द्विविमी गति, त्रिविमी गति क्या होता है। तो इसकी परिभाषा क्या निकल के आती है, इसकी परिभाषा निकल के आती है जब किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक 3 निर्देशांकों में से केवल एक निर्देशांक समय के साथ साथ परिवर्तित हो तो उसे एक विमीय गति कहते हैं। अर्थात जब कभी भी 3 निर्देशांकों में से किसी एक निर्देशांक में, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, ये 3 निर्देशांक दे रखा है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। इन तीनों एक्सिस में से केवल एक एक्सिस में यदि गति हो रही हो, कोई एक, केवल एक, मान लीजिए x एक्सिस में ही केवल गति हो रही है, y एक्सिस में ही केवल गति हो रही है, z एक्सिस में ही केवल गति हो रही है, तो उसे हम एक विमीय गति कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं रेलगाड़ी चलती है पटरी पे, तो रेलगाड़ी पटरी पे चलती है तो वो एक विमीय गति में आता है, मतलब सीधी सीधी वो चल रही है, उसको बाकी कोई दूसरे एक्सिस से कोई मतलब भी नहीं है, केवल एक एक्सिस में ही चल रही है। अब ऐसे आ जाती है द्विविमीय गति। इसकी परिभाषा क्या निकल के आती है, इसकी भी परिभाषा आ जाती है कि जब किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक 3 निर्देशांकों में से केवल दो निर्देशांक जो है वो समय के साथ साथ परिवर्तित हो तो उसे द्विविमीय गति कहते हैं। अर्थात आवश्यक 3 निर्देशांकों में से 2 निर्देशांक यदि समय के साथ साथ परिवर्तित हो तो उसे द्विविमीय गति कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि मैदान में फुटबॉल जो होती है, जब कभी मैदान में फुटबॉल खेलता है कोई खिलाड़ी तो उसमें जो गति होती है वो द्विविमीय गति होती है। अर्थात जो फुटबॉल होता है वो x एक्सिस में भी जाता है और वो y एक्सिस में भी जाता है। तो इसकी परिभाषा निकल के द्विविमीय गति की आती है कि जब किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक 3 निर्देशांकों में से केवल 2 समय के साथ साथ परिवर्तित हो, अर्थात केवल 2 निर्देशांक समय के साथ साथ परिवर्तित हो तो उसे द्विविमीय गति कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा फुटबॉल खेलते समय, फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी फुटबॉल को खेलते समय जो गति करता है, फुटबॉल में जो गति होती है वो द्विविमीय गति होती है। इसके बाद आ जाती है त्रिविमीय गति। तो
इसकी परिभाषा क्या आ जाएगी? इसकी परिभाषा आ जाएगी कि जब किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक तीनों निर्देशांक, इसकी परिभाषा क्या निकल के आती है? जब किसी वस्तु की स्थिति प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक तीनों निर्देशांक को समय के साथ साथ परिवर्तित हो तो उसे त्रिविमीय गति कहते हैं। अब जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया की गति है, तो आकाश में जो उड़ती चिड़िया होती है आपको पता है कि फ्री स्पेसेस में होती है, तो वो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में उसका मूवमेंट होता है, अर्थात वो त्रिविमीय गति के उदाहरण में आएगा। इसके बाद अगली चीज अगले वीडियो में देखते हैं।